नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। श्रावण महोत्सव की चतुर्थ संध्या पर शास्त्रीय गायन, वायलिन वादन एवं कथक नृत्य की प्रस्तुति से वातावरण महाकालमय हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव श्री संभवम की चतुर्थ संध्या में पहली प्रस्तुति इंदौर की डॉक्टर शिल्पा मसूरकर के शास्त्रीय गायन की हुई। इंदौर की डॉक्टर शिल्पा मसूरकर ने अपने शास्त्रीय गायन में राग भूपाली, एक ताल, विलंबित लय में बंदिश प्रभु मेरा तू ही एक आधार और दूसरी बंदिश त्रिताल मध्यतल में देव महेश्वर महादेव की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन मिश्र पहाड़ी राग पर आधारित एक कजरी सावन की ऋतु आई रे से किया। श्री मसूरकर के साथ तबला संगत श्री प्रणाल नागर एवं हारमोनियम संगत श्री रोहित अग्निहोत्री ने की। दूसरी प्रस्तुति में बेंगलोर की सुश्री दुर्गा शर्मा कृष्णन ने अपनी प्रस्तुति में शिव जी के प्रिय रागों में से एक राग झंझोटी में विलंबित एक ताल, मध्यलय 3 ताल व द्रुत 3 ताल प्रस्तुत किया। प्रस्तुति का समापन रघुपति राघव राजा राम धुन की प्रस्तुति से किया। आपके साथ तबला पर श्री राहुल स्वर्णकर ने संगत की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की चतुर्थ संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की कथक नृत्यांगना बनारस एवं कदूर। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की चतुर्थ संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की कथक नृत्यांगना बनारस घराने की डॉक्टर खुशबू पांचाल की हुई। सुश्री खुशबू पांचाल ने अपनी कथक नृत्य प्रस्तुति का प्रारंभ कर्पूर गौरम करुणावतारम से किया एवं अपने नृत्य गुरु डॉक्टर पूनम व्यास जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आपने शुद्ध कथक में ताल, त्रिताल, आमद में विभिन्न प्रकार के तोड़े, चक्रदार प्रणव, गत विकास जिसमें मयूर, बारिश, मेघ गर्जन की गत विकास का अद्भुत समावेश किया। प्रत्येक प्रस्तुति में कुछ नवीनता के लिए डॉक्टर खुशबू पांचाल ने एक नवीन प्रसिद्ध उपज महाकाल की गत अर्थात प्रत्येक नृत्य के गत में माध्यम से महाकाल के वैभवशाली स्वरूप का वर्णन किया, जिससे माहौल स्वतः महाकालमय हो गया। अंत में शिव स्तुति से आपने अपनी शिव नृत्यांगना का समापन किया। आपके साथ इस प्रस्तुति में साथी कलाकार के रूप में तबला पर सुख्यात तबला सम्राट पंडित कालीनाथ मिश्रा, लहरा एवं गायन पर श्री पंकज पांचाल एवं वायलिन पर श्री रोहित सोनवान ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि श्री धाम नीलगंगा के गादीपति श्री श्याम दास जी महाराज, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय, उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस चंद जैन, तुलसी मनवानी मार्केटिंग हेड गेल इंडिया, आयोजक समिति व कलाकारों द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के बटुकों द्वारा स्वस्तिक वाचन किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत गणमान्य अतिथियों का श्री संदीप कुमार सोरी, अपर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति सदस्य श्री राजेंद्र शर्मा गुरुजी द्वारा समापन किया गया। गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रस्तुति हेतु पधारे कलाकारों का सम्मान किया गया। मंच संचालन श्री दुर्गा शंकर सूर्यवंशी द्वारा किया गया। संगीत की इस विविधता भरी सुरीली संध्या के साक्षी बनने नगर के कला प्रेमी दर्शक व कलाकार भी पधारे। 5 अगस्त शनिवार को श्रावण महोत्सव की 5वीं संध्या में फरीदाबाद की पद्मश्री सुश्री सुमित्रा गुहा के शास्त्रीय गायन, जयपुर के श्री प्रवीण कुमार आर्य और उनके सहयोगियों के पखावज त्रिवेणी वादन एवं उज्जैन की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुश्री माधुरी कोड़पे के कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। यूडीए द्वारा विकसित शिप्रा विहार कॉलोनी के वाणिज्यिक ब्लॉक में भव्य गेट बनने के निर्देश अध्यक्ष श्याम बंसल ने दिए। बंसल ने कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे शिप्रा विहार के वाणिज्य ब्लॉक में आज निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष श्री श्याम बंसल ने वाणिज्य ब्लॉक के विकास कार्य के साथ साथ भव्य गेट बनाने के निर्देश दिए। आपने पूरी कॉलोनी के बिजली संबंधित कार्य सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश तथा ड्रेनेज सिस्टम के कार्य अगस्त माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। वाणिज्यिक ब्लॉक में विकसित किए जा रहे पार्कों को 15 दिन में बाउंड्री वॉल बनाकर व्यवस्थित करने के निर्देश मौके पर ही ठेकेदार को दिए। उक्त जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप सोनी ने बताया कि आज उपरांत उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्याम बंसल द्वारा प्राधिकरण के विभिन्न निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान शिप्रा विहार वाणिज्यिक ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपने कॉम्प्लेक्स परिसर के प्रवेश द्वार बनाने के निर्देश दिए तथा कहा कि यह प्रवेश द्वार भव्य बनाना आवश्यक है। इससे कॉलोनी के लुक में काफी सुंदरता आएगी।
निरीक्षण के दौरान आपने विकसित किए जा रहे वाणिज्यिक ब्लॉक के पार्कों की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने तथा उनमें काली मिट्टी भरकर पौधों को लगाने के निर्देश दिए ताकि वर्षा काल के दौरान पौधे तेजी से विकसित हो सके। आपने फलदार एवं छायादार वृक्षों को वरीयता देने के निर्देश दिए। इंदौर रोड त्रिवेणी चौराहे से शिप्रा विहार के वाणिज्यिक भूखंड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर एवं रोड की चौड़ाई करने के निर्देश दिए। शिप्रा विहार के निरीक्षण के पश्चात आपके द्वारा नानाखेड़ा बस स्टैंड परिसर में बनाए जा रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया तथा उक्त कार्य सितंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री केसी पाटीदार, श्री राकेश गुप्ता, सहायक यंत्री श्री संजय साध, उपयंत्री श्री आर के त्रिपाठी, श्री रमेश जाट व श्री सीपी धुपे मौजूद रहे। जल कार्य प्रभारी द्वारा पीएचई सब स्टेशन का निरीक्षण, पानी सप्लाई की व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए गए। महापौर मुकेश अटवाल के दिशा निर्देश अनुसार जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश शर्मा द्वारा पीएचई सब स्टेशन निरीक्षण किया गया। 31 जुलाई से शहरवासियों को नियमित जल प्रदाय करने हेतु प्रभारी द्वारा सब स्टेशन के मोटर पंप संधारण फिल्टर प्लांट में केमिकल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। आपने बताया कि भगवान महाकाल की कृपा से गंभीर डैम पूर्ण क्षमता से परिपूर्ण है। 31 जुलाई को महापौर मुकेश अटवाल के दिशा निर्देश अनुसार शुद्ध पेयजल समस्त शहर वासियों को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु गौघाट स्थित सब स्टेशन प्लांट का निरीक्षण किया। आपने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट की पानी की गुणवत्ता हेतु केमिकल उपलब्ध रहे तथा मोटर पंपों का संधारण सुनिश्चित हो ताकि शुद्ध जल प्रदाय करने में कोई समस्या न हो। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री एन.के. भास्कर, सहायक यंत्री मनोज खरात, सुरेश लाड़, लेप प्रभारी हीरा सिंह मौर्य आदि उपस्थित रहे। सब स्टेशन का राउंड किया है, क्या क्या निर्देश प्रदान किए और आने वाले जल प्रदाय की क्या व्यवस्था रहेगी नगर निगम की? माननीय महापौर जी के निर्देश अनुसार नियमित जल प्रदाय करना है और नियमित जल प्रदाय के पहले हम अपने विभाग की टीम के साथ, जिसमें हमारे विभाग के प्रमुख भास्कर जी हैं, हमारे सहायक यंत्री हमारे लाड साहब हैं, इधर खराज जी हैं और लेबोरेटरी के हमारे जो इंचार्ज हैं मौर्य साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और आज हमने पूरा परीक्षण और निरीक्षण पूरे फिल्टर प्लांट का किया है, जिससे कि हम नियमित रूप से शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध करा सकें, जो कि हमारी प्राथमिकता है। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, कोरोना काल से ही चली आ रही है, स्वीकृति मंजूरी के अभाव में काम नहीं हो पाए हैं। माननीय निगम आयुक्त महोदय से भी हमने कहा है कि पहली प्राथमिकता हमारे शहर की शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराना है, तो सबका ध्यान इस ओर होना चाहिए। यहाँ जो भी कमियां हैं रही हैं उसको दूर करना है और जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसलिए आज हमने पूरे प्लांट का बारीकी से अध्ययन किया है। मोटर पंप जहाँ जहाँ ख़राब है उसको सुधराने की बात करी है। फिल्टर प्लांट के अंदर केमिकल वगैरह सारे समय पर उपलब्ध हो जाएं, उसका निरीक्षण करा है। अभी वर्तमान में जो है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन तत्काल में मंगाया जाए और शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। उज्जैन जिले में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों को बाजार में इसकी दवाई और आई ड्रॉप नहीं मिल पा रहे हैं। उज्जैन जिले की खटिया में भी आई फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं वह संक्रमण बच्चों और बड़ों सब में देखा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 25-30 की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 20-25 आई फ्लू के संक्रमित बच्चे मिल रहे हैं। वहीं सीएन राइज स्कूल में भी 36 बच्चे संक्रमित हैं। आंखों से संबंधित ड्रॉप की कमी बताई जा रही है। जहां 100 आई ड्रॉप का ऑर्डर दिया जा रहा है, वहीं सिर्फ दुकानदार को 5-10 ड्रॉप ही दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने बताया कि आंखों में जलन, लाल होना और आंखों पर भारीपन व दर्द होना, आंखें चिपकना जैसे लक्षण आई फ्लू के हो सकते हैं, जिसमें अपनी मर्जी से इलाज न करें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही उपचार करें। अभी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट हमारे पास लगभग रोज 20 से 25 के समथिंग मेरे आ रहे हैं। और क्या लक्षण रहते हैं इनके, किस प्रकार का? इसमें आंखों का लाल होना, आंखों में खुजली चलना, सूजन आना, कीचड़ आना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके बचाव के लिए क्या है उपाय? बचाव के लिए यह है कि हमें हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। आंखों को साफ पानी से दिन में 3 से 4 बार धोना चाहिए। साथ में अगर कोई समस्या बढ़ती है तो चिकित्सक से परामर्श लें और धूप से, धूल से बचने के लिए काला चश्मा पहने और जितना हो सके मोबाइल, टीवी वगैरह भी देखना से अवॉइड करें आँखों की तरफ, ताकि आँखों को आराम मिले।
अच्छा, तो ये इसमें बच्चों में ज़्यादा है कि बड़ों में ज़्यादा आ रहा है इसमें? अभी सभी एज ग्रुप में है। वर्तमान में आई फ्लू बहुत ज़्यादा स्थिति में बढ़ता चला जा रहा है, घटते क्रम में नहीं है और ड्राफ की शॉर्टेज पूरे ज़िले में आ गई है और करीब करीब सभी दूर फैला हुआ है। ये तहसील में आप एसोसिएशन के भी अधिकारी हैं, तो अन्य मेडिकलों पे क्या स्थिति, आई ड्रॉप नहीं मिल रहे हैं? हाँ, वर्तमान में आई ड्रॉप शॉर्टेज है लेकिन उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि इसलिए शॉर्टेज आ गई है कि एकदम आई फ्लू आने के बाद स्टॉक कम रहता है। वर्तमान में स्टॉक की पोजीशन बढ़ाई जाएगी और शायद आज कमी भी पूर्ति की जाएगी एक दो दिन में। अभी कुछ दिनों से मौसम परिवर्तन के कारण आई फ्लू का जो प्रकोप है बच्चों में हो रहा है। प्रतिदिन हमारे स्कूल में बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी वर्तमान में जो संख्या हमारे 36 बच्चों को आई फ्लू हुआ है। क्योंकि अभी जुलाई के टेस्ट चालू हो गए तो हमने बच्चों को पूरी तरह से छुट्टी नहीं दी कि आप घर चले जाओ, बट हम बच्चों को सारी सावधानियों के साथ स्कूल बुला रहे हैं, चश्मा लगा के और बार बार आंख धोने के लिए उनको बोल रहे हैं और इस तरह से कंट्रोल करके और बच्चों में आई फ्लू नहीं बढ़े उसकी सारी रोकथाम करके और हम स्कूल में बच्चों को अभी बुला रहे हैं। जो संक्रमित हुए थे उनमें ठीक भी हुए हैं बच्चे? हाँ, ठीक भी हुए उनमें करीबन 10 बच्चे उसमें से ठीक भी हो गए, बाकी फिर 10 बच्चे ठीक होते हैं, नए दूसरे 4 बच्चों को फिर हो जाता हो। तो डॉक्टर के द्वारा गाइडेंस करवाया गया एक आध बार आपको? हाँ, हम हॉस्पिटल में भेज देते हैं बच्चों को कि भैया वहाँ जाओ आप और बता के आओ। जहाँ सिविल अस्पताल है वहाँ पे बच्चे जाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके और वो जो भी ड्रॉप और छोटे ट्यूब लिखते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं बच्चे। उज्जैन जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक पिप्पल ने बताया कि प्रदेश में बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। अभियान के प्रथम चरण में 5 वर्ष की चिकित्सीय जांच कर बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार प्रबंधन पर बल दिया जाता है। इसी तारतम्य में वर्ष 2023-24 में दस्तक अभियान के प्रथम चरण का आयोजन 18 जुलाई से किया गया है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में मैदानी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों के घर घर जाकर उनकी चिकित्सीय जांच एवं आवश्यक उपचार प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु गतिविधियां संचालित की जाएंगी। समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान प्रबंध एवं रेफरल, 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के गंभीर एनीमिया की स्क्रीनिंग एवं स्क्रीनिंग प्रबंधन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग की पहचान एवं नियंत्रण हेतु ORS एवं जिंक के उपयोग संबंधित सामुदायिक जागरूकता एवं प्रत्येक घर में घर भेंट के दौरान ORS पहुंचाना। दस्तक अभियान अभी 18 से शुरू हुआ है जी, और अभी 30 दिन चलेगा। ये 30 उसके वर्किंग डे हैं और उसमें हम लोग 0 से 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे, जिसमें उनका टीकाकरण, कुपोषण संबंधी एवं अन्य जो भी चीज़ें हैं उसको स्क्रीन करके जी और उचित प्रबंधन हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी,
फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियां, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियां, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियां, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध, विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सवारी पर टिप्पणी करने वाले मामले में उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सवारी निकाल कर दिखाएं, ऐसे कथन कहकर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले आरोपी के विरुद्ध तुरंत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की पतारसी कर गिरफ्तारी करने एवं सख्त कार्यवाही करने हेतु सचिन शर्मा पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा निर्देशित किया गया। इधर शहर काजी खलीकुर रहमान साहब, विधायक पारस जैन, कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया आदि ने इस घटना की निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की। माधवनगर पुलिस द्वारा अज्ञात युवक द्वारा सवारी निकाल कर दिखाने की बात कही जाने का वीडियो प्राप्त होने पर थाना माधवनगर पर आवेदक महेश तिवारी की रिपोर्ट पर गैर जमानती धारा 502(2) IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया एवं CSP सचिन पर्ते के मार्गदर्शन में आरोपी की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई और आरोपी के वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और गिरफ्तारी हेतु आरोपी के रिश्तेदार एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। सूचना के आधार पर नागझरी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस तरह का कथन किए जाने के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। इधर आरोपी युवक ने भी वीडियो जारी कर माफी मांगी है। इस कार्य में थाना प्रभारी माधवनगर TI मनीष लोधा, थाना प्रभारी महाकाल TI मुनीन्द्र गौतम, SI रविंद्र कटारे, उप निरीक्षक प्रतीक यादव, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही। जिस प्रकार से कल रात में एक महिला के साथ मारपीट की गई, उस बात को लेकर आज सुबह कंट्रोल रूम पर मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन नूरी खान जी के साथ कंट्रोल रूम पहुंचा। मुझे भी वहां पर बुलाया गया। मैं, रवि राय जी, नूरी खान जी, विवेक यादव जी, सुरेंद्र मरमट जी, कांग्रेस के पार्षदगण एवं कांग्रेस के कई और लोग वहां पर मौजूद थे। हमारा SP महोदय से कल की घटना को लेकर समस्त जानकारी देना और उन्होंने क्या कार्रवाई की, इस बात को लेकर हमारी चर्चा SP महोदय के कमरे में चल रही थी। बाहर 200-250 लोग मुस्लिम समाज के बाहर मौजूद थे। उसमें से किसी एक शरारती तत्व ने बाबा महाकाल की सवारी के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करा। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। चूँकि जिस समय यह घटना हुई मैं अंदर था, मैंने इस घटना को नहीं सुना। मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर
पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूँ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए ऐसी मांग करता हूँ। और सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि रवि भदौरिया की मौजूदगी में वो घटना हुई। पूरा वीडियो आप देखें, वहाँ मैं कहीं भी मौजूद नहीं हूँ, मैं अंदर था। अगर मैं बाहर मौजूद होता तो मैं स्वयं उस व्यक्ति को सबक सिखाता। बाबा महाकाल की सवारी के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों पे पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, मैं ये मांग करता हूँ। और हर बाबा महाकाल की सवारी में मैं स्वयं जाता हूँ और पैदल चलता हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा है कि सोमवार को जो सवारी निकलने वाली है वह सवारी निकाल के बताए। मैं उसको अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति उसको नहीं करना चाहिए और यदि उसमें दम है तो महाकाल बाबा की जो सवारी निकलने वाली है उसको रोक के दिखाए, उसका परिणाम भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी चाहे हिंदू या मुसलमान सबके घर के आगे से निकलती है और सबको महाकाल बाबा दर्शन देते हैं। और उज्जैन की जनता का पेट भरने का भी काम चाहे अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो चाहे बहुसंख्यक समाज का, सब लोग उज्जैन में महाकाल बाबा के नाम से ही कमा रहे हैं। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को प्रशासन के लोग, आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब उसको तुरंत पकड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। देखा ऐसी टिप्पणी करने के बाद अज्ञात युवक के ऊपर तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया था गैर जमानती धाराओं में और इसके लिए श्रीमान एसपी महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि तुरंत आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की जाए। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी। टीमों द्वारा तुरंत आरोपी की पहचान की गई और नालझिरी के आसपास से इसको गिरफ्तार किया गया है और विस्तृत पूछताछ के बाद में आरोपी को पेश किया गया। किन किन धाराओं में? धारा 505 2 IPC की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शिप्रा अध्ययन यात्रा को लेकर संयोजक ने शिप्रा को शुद्ध करने को लेकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 4 कलेक्टरों को 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करना है। उज्जैन की शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने व शुद्ध करने को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के रिसर्च विद्यार्थियों के साथ कार्य परिषद सदस्य सचिन दवे ने शिप्रा अध्ययन यात्रा शुरू की। 1 वर्ष पहले शुरू हुई यात्रा के दौरान कई प्रकार के रिसर्च किए गए, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। अध्ययन में पता चला कि शिप्रा नदी में कई जगह सीवरेज का पानी मिल रहा है। उद्गम स्थल से 5 किलोमीटर तक शिप्रा नदी गायब है, अतिक्रमण हो चुका है। शिप्रा नदी के आसपास वृक्षारोपण कम हुए हैं। शिप्रा नदी में बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद मिल रहा है। आसपास के पेड़ों को काट दिया गया है। ऐसे में इन सभी बिंदुओं को तथ्यात्मक रूप में न्यायालय में पेश किया गया। वहीं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक समिति बनाई और 4 कलेक्टरों को 16 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। यहां बता दें कि शिप्रा अध्ययन यात्रा विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य सचिन दवे के नेतृत्व में शुरू की गई और रविवार को सचिन दवे ने ही प्रेस वार्ता लेकर मामले की जानकारी दी। प्रदूषण मुक्त करना और शिप्रा में सतत प्रवाह हो, इस विषय को लेकर मां शिप्रा अध्ययन यात्रा विश्वविद्यालय के रिसर्च विद्यार्थियों के साथ पिछले वर्ष फरवरी माह में उद्गम से लेकर शिप्रा के अंतिम छोर तक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान शिप्रा के अंदर अनेक प्रकार के प्रदूषण, जैसे सीवेज का पानी शिप्रा में मिल रहा है, उसके कारण शिप्रा मैली है। साथ में अतिक्रमण अनेक जगह पर हुआ है। उद्गम से लेके 5 किलोमीटर तक तो शिप्रा दिखाई नहीं देती है, इसलिए अतिक्रमण है। इसके अतिरिक्त शिप्रा के अंदर रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भी शिप्रा प्रदूषित हो रही है। एक्वेटिक लाइफ उसकी खत्म हो गई है। सॉइल इरोजन हो रहा है। वृक्षारोपण भी कम हुए हैं, जंगल कट रहे हैं। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं शिप्रा के अंदर देखी तो शिप्रा उस आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है माननीय न्यायालय NGT भोपाल में। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी विगत 13 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें न्यायालय ने नोडल एजेंसी बनी है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उसका नोडल अधिकारी बनाया है। इसमें हमने 28 पक्षकार बनाए, जिसमें उद्योग, कलेक्टर्स, नगर पालिकाएँ और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ विभाग हैं। ऐसे मिलके 28 पक्षकार हैं
तो नोडल एजेंसी एनजीटी ने बनाई है। साथ ही चारों कलेक्टर को पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 16 अगस्त को आने वाली जो एनजीटी में तारीख है, तो चारों कलेक्टर अलग से पृथक से रिपोर्ट भी देंगे और नोडल एजेंसी भी अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आने वाले समय में शिप्रा के अंदर जल शुद्ध हो और सतत जल का प्रवाह हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब को फटकार भी लगाई थी। ऑटो चालक ने किशोरी से अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की है। थाना नीलगंगा में केस दर्ज किया गया है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के लोहारपट्टी में शनिवार को एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। टीआई तरुण कुरल ने बताया कि एक ऑटो चालक ने टॉफी दिलाने के बाद किशोरी का पीछा कर उससे छेड़छाड़ की। मामले में ऑटो चालक फारूक निवासी नलिया बाखल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उसका ऑटो जब्त कर लिया गया है। बाबा महाकाल की सवारी की घटना को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित हुई। सावन भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। यह सवारी प्रत्येक सोमवार को निकलती है। ऐसे में पिछले सोमवार को सवारी के दौरान कई श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। आने वाली सवारी में इस प्रकार की घटना न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। इसमें समिति सदस्य एसपी सचिन शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुजारी और पालकी उठाने वाले कहार मौजूद रहे। यहां बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी श्रद्धालु सवारी के दौरान पालकी के पास आता है तो उसे शालीनता के साथ दूर किया जाएगा। अभद्र व्यवहार नहीं होगा। इसके साथ ही पालकी के आगे लगातार अनाउंस किया जाएगा कि पालकी के पास कोई न पहुंचे। वहीं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद सवारी के स्वरूप को बदला जाएगा। डीजे बैंड पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक घटना के वीडियो सामने आए जिससे छवि खराब होती है। इस संबंध में सारे जो पक्ष हैं उनसे बुलाकर चर्चा की और ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि इस तरह की घटना न हो। यद्यपि ये तथ्य सही है कि हजारों की संख्या में लोग भगवान महाकाल की जो सवारी है उसमें भीतर घुसने की कोशिश करते हैं और जो पुजारी है उनका दायित्व होता है कि वो सुरक्षित रहें, उनको अनावश्यक सवारी को या पालकी को कोई धक्का न लगे। इस प्रक्रिया में कई बार लोग आवेश में आते हैं। ये कहा गया है कि इसको सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना न हो, क्योंकि इससे शहर की और हमारी धार्मिक यात्रा की छवि भी थोड़ी सी धूमिल होती है और इसका भविष्य में हम लोग ध्यान रखें। सर, इसमें कई श्रद्धालु जो श्रद्धा आस्था के साथ नारियल फेंकते हैं या चिल्लर फेंकते हैं या इतर फेंकते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं मूर्ति को और पंडित पुजारी को भी लगती है। लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से ऐसा करते हैं, लेकिन इससे कई बार नुकसान होने की संभावना है। इस बार हम लोग एक गाड़ी पे ये अनाउंस कराते हुए चलेंगे, कृपया श्रद्धालु नारियल या पैसे न फेंकें और लोगों को ताकीद करते हुए चलेंगे। सर, डीजे गाड़ियों को भी प्रतिबंधित करने की बात ये निर्णय हुआ है और कल एक बार सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके सवारी के स्वरूप के बारे में चर्चा की जाएगी। पूरी तरह से जो धार्मिक माहौल है उसमें हो, उसका ये डीजे और इस तरह का अनावश्यक बैंड ना हो, इस बारे में भी विचार किया जाए। क्या उस पर डीजे प्रतिबंधित हो पाएगी? कल के बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे। अभी और सवारियाँ बची हुई हैं। जी बताएं, महाकाल की किया गया, किस प्रकार का किया गया और जैसे कि मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री महाकालेश्वर की पालकी में हाइट को ऊंची उठा करके 1 से 1.5 फीट किया और जिसका व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा विषय चल रहा था मंदिर का और पुजारी जी का कि एक मारपीट वाला वीडियो चल रहा था, उसके साथ ये व्यू दब गया है। लेकिन मंदिर में जिस प्रकार से पालकी उठाई गई है, 1-1.5 फीट हाइट जो उठी है, उसमें पालकी का वजन भी बढ़ा है। लेकिन वजन बढ़ने के साथ साथ लोगों को सुलभता मिली है, लोगों को दर्शनार्थियों को दर्शन आराम से हुए। इसकी हर जगह हम लोगों ने जहाँ चर्चा करी है मीडिया के माध्यम से और कहीं भी हमने बात की, उसमें लोगों को सुलभता से दर्शन हुए। पालकी की हाइट उठने से भगवान महाकालेश्वर की हाइट ऊंची हो गई है। लगभग कितने पालकी उठाते हैं? हम लोग कहारों की 70 से 80 लोगों की टीम है जो जगह जगह मोड़ पर चेंज होती है। आज कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश पर टीमें भी चेंज होगी और गठन होगा और सारे लोगों को क्रम टू क्रम हटा करके चेंज भी किया जाएगा। मेरा नाम प्रशांत चंद्री, महाकालेश्वर मंदिर पालकी प्रमुख का दायित्व है। देखिए, मेरा यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई मंदिर आता है तो उसको नियम का पालन करना चाहिए और मंदिर समिति ने जो नियम बनाए उसका पालन सभी करते हैं। हमारे परिवार की महिला भी उसका पालन कर रही है। वो चाहे कुछ लोग अभी जबरदस्ती अंदर घुसते हैं और पूरे महीने घुस रहे हैं,
उन लोगों को अनुमति, और हमारे घर की जो परिवार की महिला है उनको 1 दिन की अनुमति है, पर हमने समिति के नियम का पालन किया है। हम किसी प्रकार का ऐसा नहीं चाहते, तो भक्तों से भी चाहते हैं और कांवड़ यात्रियों से भी चाहते हैं कि जो यहाँ आए वो भक्त बन के आए और भक्त अनुसार ही सेवा करें। जिस प्रकार से उन्होंने कल बैरिकेड महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में हुए हंगामे की जांच होगी। महिला कांवड़ियों ने किया हंगामा। 6 सदस्यीय टीम 3 दिन में जांच सौंपेगी। महाकाल मंदिर में जल अर्पित करने की बात को लेकर कांग्रेस महिला पार्षद और उनके साथ आई महिला कांवड़ियों ने शुक्रवार को नंदी हॉल में जबरन घुसने की कोशिश की। मामले का वीडियो सामने आने के बाद महाकाल मंदिर में हुई बैठक में उज्जैन कलेक्टर ने 6 सदस्यीय टीम का गठन कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा। महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में हुए हंगामे की जांच होगी। महिला कांवड़ियों ने किया हंगामा। 6 सदस्यीय टीम 3 दिन में जांच सौंपेगी। मामला शुक्रवार दोपहर का है, जब कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के साथ कुछ महिला और उनके परिजनों शिप्रा नदी में पूजन कर गंगा जल लेकर सवारी मार्ग से होते हुए दोपहर 1 बजे महाकाल मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पण करने पहुंचे। नंदी हॉल में प्रवेश करने के दौरान महाकाल मंदिर के अधिकारी सुरक्षा कर्मियों ने सभी महिला कांवड़ियों को गर्भगृह में जाने से रोक दिया था। इस बात से नाराज होकर माया त्रिवेदी और महिलाओं ने जबरन नंदी हॉल के गर्भगृह में घुसने की कोशिश की और नंदी हॉल में लगे बैरिकेड्स को उठाकर फेंक दिए। इसके बाद महिलाएं महाकाल मंदिर के प्रसाद के पवित्र पाटले पर चढ़ गई थी और वहीं प्रदर्शन करने लगी। मंदिर की छवि खराब होने के चलते उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंदिर के महेश पुजारी, प्रदीप गुरु, राजेंद्र शर्मा, राम शर्मा, महेश शर्मा, दिनेश त्रिवेदी और अमर शर्मा की 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच समिति का गठन किया। यह समिति उक्त घटना को लेकर अपनी जांच 3 दिन में मंदिर प्रशासन को सौंपेगी। 6 सदस्यीय टीम का एक पत्र जारी हुआ, जिसमें उज्जैन कलेक्टर के आदेश पर टीम बनाने को कहा। पत्र में लिखा कि महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान हजारों श्रद्धालु प्रसाद अर्पण नहीं कर सके। इससे दर्शन व्यवस्था भी प्रभावित रही। लाखों भक्तों की भावना भी आहत हुई। मंदिर प्रशासन ने बताया कि मंदिर में हुई घटना को लेकर महाकाल थाने में माया त्रिवेदी, राजेश त्रिवेदी सहित अन्य के खिलाफ आवेदन थाना प्रभारी को भेजा है। सर एक मामला है सामने कल एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों ने पहले गर्भगृह में जाने की कोशिश की और सभा मंडप में धरना दिया। तो उसके बाद समझाइश दी गई। समझाइश देने के पश्चात फिर वो लोग दर्शन करने के लिए गणेश मंडपों में वहाँ पर आए। एक गणेश मंडप में जैसे ही आए, उन्होंने वहाँ से फोर्सफुली लगभग मुझे 200-300 लोग रहे होंगे, उन्होंने फोर्सफुली बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। बैरिकेड तोड़ के फिर नंदी हॉल से गर्भगृह में आने का प्रयत्न किया। इस बीच में पुलिस जो उपस्थित थी वो और हमारे मंदिर के कर्मचारी हैं, उनके बीच में काफ़ी झड़प हुई। रोका गया किसी तरीके से, लेकिन पूरी तरह कोशिश की गई। इस पूरी प्रक्रिया में जो बड़े गणेश मंडपों से दर्शन होते हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हुए और हज़ारों श्रद्धालुओं को वहाँ महाकाल जैसे दर्शन होने चाहिए वैसे नहीं हो पाए। साथ ही देखा गया कि जो नंदी हॉल है, यहाँ पर वहाँ महाकाल को प्रसाद चढ़ाया जाता है और जिस जगह पर हमारे सभी पुजारी लोग बैठते हैं उस जगह पर खड़े होकर इस सभी घटनाक्रम में मंदिर प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि चूँकि ये धार्मिक भावनाओं का अल्पीकरण करता है, मंदिर की जो रिस्पेक्ट है उसको भी अफेक्ट करता है और इससे काफ़ी श्रद्धालु अफेक्ट हुए हैं। यही कारण है इस पर जो इस समय पर उपस्थित राजेश त्रिवेदी जी और माया त्रिवेदी जी, साथ ही और जो अन्य लोग हैं, उनके अगेंस्ट में FIR करने के लिए आवेदन थाना प्रभारी को दिया गया है और जो FIR दर्ज होने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी FIR दर्ज होगी। कृत्रिम रूप से बाधा निर्मित करने वालों की सद्बुद्धि के लिए किया सुंदरकांड। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री जानबूझकर पार्श्वनाथ कॉलोनी में 300 रहवासियों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री ने गत दिवस पत्र लिखकर पार्श्वनाथ सिटी रहवासी सोसाइटी के पदाधिकारियों को बताया कि कॉलोनी के विद्युतीकरण में बाधाएं सामने आ रही हैं, जबकि बाधाएं कृत्रिम रूप से निर्मित की जाकर और तकनीकी रूप से जानबूझकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खड़ी की जा रही हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री पार्श्वनाथ कॉलोनी के 300 रहवासियों को अंधेरे में रखते हुए समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि मौन हैं। कृत्रिम रूप से बाधा निर्मित करने वाले तथा 300 परिवारों को अंधेरे में रखने वाले प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए शनिवार को रहवासियों ने सुंदरकांड पाठ किया।
पार्श्वनाथ सिटी रहवासी सरकारी समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि 2012 में कॉलोनी में विद्युतीकरण के सुपरविजन चार्जेस जमा करवाने वाला पार्श्वनाथ डेवलपर्स ग्रिड बनाने से डिफॉल्ट कर गया है। नगर निगम के पास विद्युत संरचना स्थापित करने के लिए गाइडलाइन के अनुसार 21 करोड़ की डेवलपर की जमीन बंधक रखी हुई है। उक्त जमीन को बेचने के लिए 4 बार विज्ञप्ति जारी हुई है, किंतु बाजार मूल्य कम होने के कारण जमीन बिक नहीं पा रही है। अधीक्षण यंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स का उनके पास विद्युतीकरण के सुपरविजन एवं अन्य कार्य का कुल 1 करोड़ 23 लाख रुपया वर्ष 2022 से जमा है। यह राशि ब्याज सहित आज लगभग 2.5 करोड़ हो गई है। नया शुरुआत की आप एक्चुअली आज हमारे 4 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम कॉलोनी वालों ने इस धरने के अंदर सुंदरकांड का आयोजन शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने ये आज का धरना किया है, मतलब सुंदरकांड का पाठ किया है। और अभी हाल ही में कल हमें एक एमपीवी से एसी साहब का एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पिछले 10 साल में जो डेवलपर द्वारा कुछ राशि जमा करी हुई होगी उसका हवाला देते हुए हमें अस्थायी कनेक्शन पे ही रहने के लिए भी 18 महीने का कहा है कि अभी हम आपको नियामक आयोग के तहत कनेक्शन देने में असमर्थ हैं, क्योंकि अभी आपके डेवलपर द्वारा कुछ राशि पुरानी पेंडिंग जमी हुई है। हमारा एक ही प्रश्न है कि अगर उनकी जो राशि पिछले 10 सालों से जमा है तो 10 सालों में आज तक काम क्यों नहीं कराया? इन 10 सालों से आज हमको क्यों विमुख कर रहे हैं हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए? ये हमारी उनसे विशेष नाराजगी है और हम इस चीज़ का बिल्कुल पूर्ण असमर्थन करते हैं। हमें किसी भी हालत में स्थायी सॉल्यूशन चाहिए है और हमें नियामक आयोग के 4.11 कंडिका के तहत जिसके हम हकदार हैं उसके तहत हमें विद्युत कनेक्शन चाहिए है। यही हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम ये हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। क्या नाम है? मैं अभिलाष जैन। हमारे पार्श्वनाथ में हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बहुत समस्या है लाइट की, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न बड़ों को आराम मिल पा रहा है। बहुत परेशान हो गए। हम गवर्नमेंट से भी परेशान हैं और हम कॉलोनाइजर से भी परेशान हैं। हमें बिल्कुल हम इसी के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है और हम अब इस समस्या का समाधान मांगते हैं, क्योंकि हम हर तरह से फाइट करके थक चुके हैं। अश्विनी अवले। एक मुस्लिम युवक द्वारा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। इसके विरोध में हिंदुवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने उक्त युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ सांप्रदायिकता भड़काने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को थाना खायाकुआ क्षेत्र में एक मुस्लिम युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने की घटना ने आज बड़ा रूप ले लिया। इस घटना को लेकर आज मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग आमने सामने हो गए। दोपहर को मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस नेत्री नूरी खान के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए छेड़छाड़ करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक युवक द्वारा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद शाम को शहर में बवाल मच गया। इसके विरोध में हिंदुवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने रात 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसके चलते अजाग थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता रैली के रूप में माधवनगर थाने पहुंचे और घेराव करते हुए महाकाल की सवारी को लेकर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। यहां भी काफी जद्दोजहद के बाद अज्ञात युवक के खिलाफ सांप्रदायिकता भड़काने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। कल से लेकर अभी तक विवाद चल रहा है और आज बात हुई कि आज तो महाकाल की सवारी को लेकर जिस प्रकार का जो वीडियो चल रहा है उसको लेकर आपने थाना जरा क्या करें? महाकाल की सवारी को लेकर आज कंट्रोल रूम में नूरी खान कांग्रेस नेता के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, जिसमें एक मुस्लिम युवक ये कहते हुए बोल रहा है कि भैया ये सवारी निकाल के दिखाओ। ऐसी धमकी उसने दी है। महाकाल सबकी आस्था का केंद्र है, पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है महाकाल की, और पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसी धमकी दी गई है
जो कि बिल्कुल निकृष्ट कार्य है। और चूंकि पुलिस कंट्रोल में ऐसी धमकी दी गई, इसलिए हम रासुका की मांग करते हैं कि इस पर रासुका लगाई जाए, साथ में धर्मद्रोह का केस लगे, साथ ही साथ इस पूरे ज्ञापन को लेकर जो नेतृत्व करता है उन पर भी जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। मारपीट का भी वीडियो सामने आया, उसको लेकर क्या कहें? कल उज्जैन नगर के मिर्ची नाले क्षेत्र में एक घटना घटी जिसमें मामूली सा विवाद था, जिसको बड़ा तूल दे दिया गया। घर के सामने एक मुस्लिम लड़की और मुस्लिम युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ पकड़ रहे थे। चूँकि हिंदू समाज का घर सामने ही है तो उसने बोला कि अब आगे आगे झगड़ा करो। इसी को लेकर मुस्लिम भीड़ जो है दंगा वहाँ विवाद की स्थिति बनी, मामूली विवाद निपट गया। उसके बाद मुस्लिमों की भीड़ 25-30 युवाओं की भीड़ आती है, उस युवक पे उसकी माँ पर हमला कर देती है और उस युवक को मारते हुए घसीटते हुए घायल अवस्था में खाराकुआ थाने ले जाती है। माँ को भी गंभीर रूप से जो घायल किया, माँ भी 11:30 बजे तक खाराकुआ थाने बैटरी बंद, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसके उत्तर में उल्टा काम हुआ, नैरेटिव सेट कर दिया गया, 6 साल का मुकदमा, झूठा मुकदमा लगा दिया गया। इसको लेकर पूरे हिंदू समाज में रोष था और साथ ही साथ रविदास समाज से वो माता आती है। आज उन माता को लेकर हम आए और हरिजन एक्ट के तहत अजाक्स थाने में हमने रिपोर्ट के लिए मांग की। मैं प्रमाण वीडियो भी प्रस्तुत की है, जो वीडियो था मारते हुए उसमें 15-20 लोग मार रहे हैं, माँ को भी मार रहे हैं, वो प्रस्तुत किए, तब जा करके हिंदू समाज के विरोध के बाद ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया? मामले में आरोपी जो थे उसको वीडियो में स्पष्ट दिख रहे हैं, ये अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जांच करे और ऐसे अराजक तत्वों को तथ्यात्मक रूप से चिन्हित करे और दंडित करे। सवारी वाले मामले में कायमी होगी? सवारी मामले का कायमी हम करने आए हैं और कायमी चल रही है अभी। अर्जुन सिंह भदौरिया, हिंदू जागरण मंच। कई हिंदुवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया, जो महाकाल की सवारी धमकी वाला जो वीडियो वायरल हुआ, उस पर क्या कहेंगे? आज कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पर जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सर, इसमें कौन जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया था कंट्रोल रूम पे, क्या उनको भी आरोपी बना गया? हाँ, ये विवेचना में आएगा। यदि उनकी संलिप्तता होगी या सहभागिता होगी तो उनको भी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।